सो अगेन वी आर बैक इन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों आपने फोर्थ पार्ट देखना है और आपने अगर आप डाउनलोड नहीं करा तो आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इसमें आपको पूरी तरीके से सारे नोट्स सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है बहुत ही कम तरीके से। अभी हम फिफ्थ पार्ट में फोर्थ पार्ट में ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो गांधी जी जिस तरीके से रेवोल्यूशन कर रहे थे तो लोगों को ये समझ में आ रहा था कि यार गांधी जी अपनी आंधी चला रहे हैं। और जैसे ही सत्याग्रह अपने चरम सीमा पर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट जैसी चीज़ें लगा दी जाती है। रॉलेट एक्ट में क्लियर कट मना था कि कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ नहीं पाया जाएगा और मार्शल लॉ में ये कहा गया था कि आप एक साथ खड़े नहीं हो सकते हो, अगर आप ग्रुप में मिले तो आपको इम्प्रेशन में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 इयर्स। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिला वो हमें देखने को मिला जलियांवाला बाग हत्याकांड में। 13 अप्रैल 1919 आज की डेट में भी पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड को उस तरीके से देखा जाता है जिस तरीके से देश में भारत के पार्टीशन को देखा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार जिसे मैसेकेयर कहा जाता है उनमें से एक था। A number of people has assembled in the Jallianwala Bagh in the Amritsar for attending the annual Baisakhi fair. General Dyer surrounded the park and opened fire on the crowd, killing hundreds of people. मतलब जनरल डायर ने क्या करा, जनरल डायर ने पूरे के पूरे ग्राउंड के अंदर कई हजारों लोगों को ओपन फायर में मार दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ लगा हुआ था और रॉलेट एक्ट लगा हुआ था और अंग्रेजों ने यहाँ पर ये दिखाना था कि कोई हमारे रूल को डिसओबे करता है तो हम ऑफ कोर्स उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेते हैं। अब ऐसे में जनरल डायर को जब ये न्यूज़ वहाँ के अखबार में पहुंची तो फाइनली ये देखा गया कि जनरल डायर इतना बड़ा नरसंहार कर कैसे सकते हैं। लोगों ने बुलाया जनरल डायर को और उनसे क्वेश्चंस करे और उसके बाद अंग्रेजों ने जनरल डायर के खिलाफ एक नाम की कमीशन बनाई एंड दिस इज कॉल्ड हंटर कमीशन। ओके, हंटर कमीशन बनाया दोस्तों और हंटर कमीशन जो है ना वो ये तय करेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने जो भी काम करा है जो भी हत्याएं करी है क्या वो सही मायने में अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन थी या नहीं। चलो वो तो खैर अंग्रेजों को बस ये दिखाना था कि हम अगर हमारे आर्मी के लोग गलत काम करते हैं तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में आफ्टर मैथ ये देखने को मिलता है जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उत्तरी भारत, क्योंकि पंजाब उत्तरी भारत में पड़ता है, तो पंजाब के उत्तरी भारत इलाकों के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर नरसंहार होना चालू हो जाता है पंजाबियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, सिख लोगों के द्वारा तो हो गए क्योंकि मेन तो वही हुआ था। तो भाई सड़कों पर भीड़ लगने लग गई, बहुत सारे रेलवे स्टेशन, पुलिस और उसके बाद सरकार के सरकारी भवन, उन सब पर बहुत बड़ा हमला होने लग गया। इवन अंग्रेजों ने इसे अपमान के रूप में देखा। अंग्रेजों ने कहा ये तो बहुत बड़े मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में हमें पूरी तरीके से जनता को रोकने की ज़रूरत है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत जगह पे जनता के ऊपर बम फेंके, हमला किया, इवन उन पे गोलियां चलाई। मतलब देखो उन्हें सिचुएशन तो कंट्रोल करनी है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास गुस्सा भी बहुत बड़ी मात्रा में था जो होना जायज़ था। इस तरीके से आप कह सकते हो दिस वायलेंस फोर्स गांधी जी टू स्टॉप द मूवमेंट, क्योंकि इससे पहले मूवमेंट चल रहे थे। इससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, इन्होंने पूरी तरीके से कहा कि क्या कहते हैं चोरा चोरी, मतलब एक तो हुआ था 1918 के अंदर चंपारण एपिसोड, उसके बाद 1917 के अंदर चंपारण एपिसोड, 1918 के अंदर अहमदाबाद, देन उसके बाद खेड़ा मूवमेंट, सत्याग्रह इनके बीच में चल रहा था। अब इतने बड़े लेवल पर दंगे हो रहे तो गांधी जी ने कहा था कि मैं सत्याग्रह वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से लोगों पे अटैक हो रहा था फाइनली गांधी जी ने कहा कि हमें इस पूरे के पूरे हिंसा को खत्म करने के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत करनी चाहिए एंड दिस इज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम असहयोग अभियान बोल सकते हैं या असहयोग आंदोलन भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से भारत में एक नए दौर की शुरुआत हुई, एक नई चीज की नींव रखी गई और वो नींव क्या थी, वो नींव थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। पेपर में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आता है और ऑफ कोर्स जितने भी आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चन ये आता है। पूछा जाता है आप लोगों से कि आप बताइए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरी तरीके से एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आप कह सकते हो कि साथ में खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था
और उसके साथ साथ सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट भी बाद में शुरू हुआ, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो 1942 में होने वाला है उसकी नींव भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रखी गई। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोस्तों 1920 से लेके 1922 के बीच में चला। मैं थोड़ा सा टाइमलाइन आपको लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे, क्योंकि मेन बात यह है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की टाइमलाइन अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की टाइमलाइन ये आपको देखने को मिल जाएगी। 1920 से लेके 21 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, और इसी बीच एक खिलाफत मूवमेंट भी साथ साथ में चलता रहता है। तो क्विक रिकैप अगर हम देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 में शुरू हुआ था, फाउंडेड 1 अगस्त था, लेकिन हम फरवरी मतलब मेन हम 20 से 22 के बीच में देख सकते हैं। अगर हम क्विक रिकैप देखें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सरकार ने सेंसरशिप लगाया अखबारों के ऊपर, कहा कि हमारे खिलाफ कोई नहीं छापेगा। एंड देन अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट लगाया, लोगों को जेल में डालना चालू करा। उसकी वजह से हमने रॉलेट एक्ट के खिलाफ कैंपेन चलाया, सत्याग्रह चलाया, लेकिन ऑफकोर्स बहुत सारे कांग्रेसमैन मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फाइनली फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू कर देते हैं ताकि रॉलेट एक्ट खत्म करा जाए, मार्शल लॉ खत्म करा जाए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कहानी कैसे बनती है? गांधी जी डिसाइडेड टू कपल द खिलाफत इशू विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही बिलीव टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम कलेक्टिवली टू एंड द कॉलोनियल रूल। उन्होंने कहा कि एक अच्छा मौका है, अब खिलाफत मूवमेंट जो है चल रहा है भारत में मुस्लिम्स के द्वारा, अब उनका भी मेन मकसद है पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने का, और हिंदुओं का भी मेन मकसद है कि वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालें। अब ऐसे में खिलाफत मूवमेंट है क्या दोस्तों? खिलाफत मूवमेंट अगर आप देखो तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में युद्ध चल रहा था दो अलायंस के बीच में। एक था आपका यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन एंड रशिया, और दूसरा अलायंस था एक्सेस पावर जिसे हम जर्मनी, इटली और जापान कहते हैं। दोस्तों जब ये युद्ध चल रहा था तो इसमें हमें पता है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है ब्रिटेन की सरकार ने जीत लिया था, बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन की सरकार ने जीत लिया था। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, ऑटोमन एम्पायर हैज बीन डिफीटेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय द अलायंस्ड पावर। अब अलायंस्ड पावर में ब्रिटेन भी है दोस्तों। अब ब्रिटेन जो है वो इंडिया के अंदर गुलाम मतलब हमें बना के बैठा हुआ था उस टाइम पीरियड पे, और ब्रिटेन के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर को भी कैप्चर कर लिया, और ऑटोमन के अंदर रहते थे सुल्तान। सुल्तान आपने रॉकी मूवी देखी होगी, तो सुल्तान उसमें भी। सुल्तान क्या होता है दोस्तों? सुल्तान एक तरीके की बहुत बड़ी बादशाह की पोस्ट होती है जिन्हें हम खलीफा भी कहते हैं, खलीफा। अब बहुत सारे लोग खलीफा से कुछ और भी समझ रहे होंगे, लेकिन ये वो खलीफा नहीं है, ठीक है? ये खलीफा है, खलीफा इन द सेंस लेजेंड, जो उस समय इस्लामिक लोगों के सबसे बड़े गुरु माने जाते थे। तो जब ब्रिटिश के द्वारा ऑटोमन एम्पायर जीत लिया गया तो ऑटोमन एम्पायर से उनके सुल्तानों को निकाल दिया जा रहा था, उनके खलीफाओं को निकाल दिया जा रहा था। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में कोशिश यही करी जाएगी कि खलीफा जो है पूरी तरीके से भाई अपना भी राज चलाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि हम भी अपना राज चलाना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि पूरे की पूरी क्या कहते हैं भारत के अंदर हड़बड़ी मची हुई थी। अब मुस्लिम्स कह रहे थे कि भैया ये जो प्लेस है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा किसको मिलना चाहिए? ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं, अगर सुल्तान हटाए जा रहे हैं तो उनकी पोस्ट रीस्टैब्लिश होनी चाहिए, ये उनसे पोस्ट नहीं छीननी चाहिए, एटलीस्ट उनकी जगह पे उनको धर्मगुरु बने रहने दो। तो इस्लामिक लोग, जो कट्टर इस्लामिक लोग थे, उन्होंने कहा हमारे खलीफा की पोस्ट नहीं हटनी चाहिए। अब वो लोग इंडिया के लोग जाके इतनी दूर है ना, कहाँ पे? युगोस्लाविया के आसपास का प्लेस है, यहाँ जाके तो वो लोग ब्रिटिश का सामना नहीं करेंगे और ना ही उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो वो वहाँ पर कह रहे थे कि भैया आपको, क्योंकि ब्रिटेन तो वो भी है और ब्रिटेन ये भी है, क्योंकि दोनों ही जगह कॉलोनी बनाने की कह रहे हैं। तो ऐसे में उन ब्रिटिशर्स लोगों से दरख्वास्त करी जा रही थी कि भैया हमारे ऑटोमन एम्पायर को रीस्टैब्लिश करो और खलीफा की पोस्ट को रीस्टैब्लिश किया जाए। तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में इंडिया के अंदर यहाँ पर शौकत अली और मोहम्मद अली ने और कुछ कांग्रेसी सरकार ने मिलकर, कांग्रेसी मेंबर ने मिलकर एक कमेटी बनाई, एंड दिस इज कॉल्ड खिलाफत कमेटी। तो इसे हम इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहेंगे। 1914 से 1919 के बीच में चला, 1924 के बीच में चला, और आपको पता होगा वो 1920 से 1922 के बीच में चला। तो दोस्तों ये जो खिलाफत मूवमेंट था ना, ये मुस्लिम से चालू करा था। अब इंडिया के अंदर गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में समझा, क्योंकि इंडियंस लोग भी बड़े परेशान थे, वहाँ मुस्लिम लोग खिलाफत मूवमेंट इसलिए चला रहे थे पहले से, क्योंकि वो उनके खलीफा को रिस्टैब्लिश करना चाहते थे।
ऐसे में हिंदू हिंदू मूवमेंट को और मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए दोनों के दोनों एक साथ आ गए और इससे ये हिंदू मुस्लिम मूवमेंट बन गया। अब इसमें गांधी जी ने सभी लोगों से क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि अगर आपको ब्रिटिश सरकार को हटाना है तो दोस्तों हमें सभी को मिलकर एक साथ रहना पड़ेगा। क्या करा? सभी लोगों को कहा गया कि भैया छात्र हो मत पढ़ने जाओ, टीचर हो मत पढ़ाने जाओ, है ना, ब्रिटिश सरकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका पूरी तरीके से बाइकआउट करो। आप लॉयर हो तो कोर्ट अटेंड करने से मना करो। आप वर्किंग क्लास में हो, फैक्ट्री में काम करते हो, हड़ताल करना चालू करो। उसके बाद आप ट्राइबल्स लोग हो, उनके रूल्स को उल्लंघन करना चालू करो। जैसे वो कहते हैं ना, जंगलों में घुसना नहीं है, घुसो, है ना। इवन आप फार्मर हो तो आप टैक्स देने से मना करो। तो ऐसी जगहों पर ऐसा लगने लग गया कि ये बिल्कुल 1857 वाली क्रांति, जिसकी बेस मतलब नेशनलिज्म की बेस यहीं से तैयार हो गई थी, 100 साल के बाद दोबारा से जाग रही थी। तो इसीलिए एक व्यक्ति है जिनका नाम लुइस फिशर करके नाम है इनका, इन्होंने मैन एंड द पॉलिटिक्स एक बुक थी, उसमें एक चीज लिखी थी। क्या लिखी थी? नॉन कॉपरेशन बिकम द नेम ऑफ एन एपोच इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया एंड द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि सही मायने में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ऐसी धज्जियां उड़ाने वाली चीज है जो पूरी तरीके से क्या कहते हैं किसी का भी नुकसान पहुंचा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही देखने को मिली कि अब किस तरीके से सरकार जो है अब सामना करेगी इन चीज़ों का, समझ रहे हो। तो इसीलिए अब हम इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वही है कि महात्मा गांधी को सोच लिया लोगों ने कि बहुत बड़े लेवल पे ये व्यक्ति है, भाई कुछ करके ही मानेगा, ये बंदा कुछ करके ही मानेगा, समझ रहे हो। तो इस चीज़ की शुरुआत यहाँ से हो गई। उसके बाद फिर अगर आप देखो तो द प्रोटेस्ट मूवमेंट वर समथिंग कैरिड आउट इन डिफेंस ऑफ द लोकल नेशनलिस्ट लीडर। अब क्योंकि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था अभी लोकली गांव तक पहुंचने लग गया, लोकली गांव तक पहुंचने लग गया और उसके बाद सभी लोगों से इस आंदोलन में कहा गया कि एक अनुशासन बनाए रखना, त्याग की भावना बनाए रखना, अहिंसा रखना, सभी को सत्याग्रह के बारे में बताना। मेन उद्देश्य है कि हम खुद का शासन चलाएं, हमें किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से इस पूरे के पूरे मूवमेंट ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी, पूरी तरीके से नींव हिला दी। और एक कारण भी बना था जिसकी वजह से गांधी जी को जेल में जाना पड़ गया। क्या कारण बना दोस्तों? जैसे मैंने कहा कि ये मूवमेंट जो है लोकल लीडर्स के हाथ में चला गया था। चोरा चोरी कांड 1922 के अंदर, फरवरी के अंदर होता है। पुलिस स्टेशन के ऊपर कुछ लोकल लोगों ने चोरा चोरी में यूपी में अटैक कर दिया। पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ पुलिस वाले मारे गए और उसकी वजह से गांधी जी को तुरंत मार्च में जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी को खुद बोला गया कि भैया आपकी वजह से सारे आंदोलन हो रहे हैं, आप ही को ही हर कोई व्यक्ति हर कुछ मानता है। तो जब फरवरी में जैसे ये कांड होता है, उस कांड के बाद पूरी तरीके से गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। अब गांधी जी को जैसे जेल में डाला जाता है तो गांधी जी कहते हैं यस आई एम वन ऑफ दैट पर्सन जिसकी वजह से सारे कांड हो रहे हैं, तो मुझे ही जेल में जाना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मूवमेंट के अंदर नॉन कोऑपरेशन से समझ में आ गया होगा, बट का मतलब किसी चीज़ में सहयोग ना करना, सहयोग नहीं करा गया पूरी तरीके से। उसके बाद गांधी जी को मार्च 1922 में जेल में डाल दिया जाता है। अब गांधी जी को जैसे ही जेल में डाला जाता है तो गांधी जी को 6 साल की सजा होती है। तो अगर हम 1922 से लेके 6 साल जोड़े तो 1928 हो जाता है और 6 साल के लिए गांधी जी को जगह जेल में डाल दिया गया। लेकिन जिस चीफ जस्टिस ने जेल में डाला, देखो क्या स्टेटमेंट दी। द जज हु प्रिसाइड ओवर हिज ट्रायल जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड मेड अ रिमार्केबल स्पीच। उन्होंने उनके लिए एक रिमार्केबल स्पीच बोली। क्या बोली? सिंस गांधी जी हैड वायलेटेड द लॉ इट इज obligatory for the bench of the sentence him to 6 year imprisonment, but said Judge Broomfield it was course of event in the India should make it possible for the government to reduce the period and release you. No one will be better pleased than I. मतलब वो यही कह रहा है कि मतलब नॉर्मल से कि 6 साल के लिए जिस तरीके से आपने जो काम करा है, सरकार तो अब आपको 6 साल के लिए क्या कहते हैं जेल में डालेगी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर मैं सरकार को अप्रोच करूंगा कि वो आप जैसे शख्स को जेल में ना रखे और आपकी सज़ा को कुछ कम किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी की अब नई जर्नी शुरू होगी। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐप के अंदर मिलती है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। दिस इज इट इन दिस वीडियो। आप सभी के लिए एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड तक आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।